आज 23 जनवरी का दिन है और ये दिन कभी भूला नहीं जा सकता। भारत माता के महान सपूत अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारियों की चर्चा अगर की जाए तो सारी दुनिया के अंदर क्रांतिकारियों के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज जन्मदिन है, उनका स्थान सचमुच में शिखर पर दिखेगा। भारत के ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और भी बहुत से लोग, जिन्होंने देश के अंदर रहकर और देश से बाहर जाकर वहां के सारे साधनों को एकत्रित कर उस समय देश की आजादी के लिए जो कुछ रिक्वायर्ड था, जो कुछ भी आवश्यक था, अत्यंत सीमित साधनों में सब प्रकार का कष्ट सहते हुए, झेलते हुए, उस समय शिखर पर बैठे सत्ताशाही लोग, सत्ताधारी लोग, उनको चुनौती देने वाले ऐसे महान वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्म दिवस है। हमारे पूर्वजों का स्मरण सदा प्रेरणा का अखंड स्रोत रहा है। उनकी जीवनियों का अध्ययन हमारे लिए सदा ही शिक्षाप्रद, मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। न केवल भारत अपितु इस विश्व की समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए महापुरुष, पूर्वज, प्रेरणा के केंद्र हमेशा ही वो जीवित भी रहते हैं और इतिहास में उनको प्रमुख स्थान भी मिलता है। यद्यपि हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे ऐसे उच्च कोटि के संत, महात्मा, ऋषि, मनीषी, क्रांतिकारी, देशभक्त, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ करने वाले, अंतिम श्वास तक जूझने वाले, लड़ने वाले, उन सबको हमारे आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेजों ने और वामपंथियों ने कहीं भी ऐसे महापुरुषों को उस प्रकार का स्थान नहीं मिला। यद्यपि सुभाष के स्थान का जहां तक संबंध है, वो भारत और दुनिया के कोने कोने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हृदय सम्राट है। सबके हृदयों के अंदर बसते हैं, विराजमान हैं। बड़ी कोशिश की काले अंग्रेजों ने, अंग्रेजों से यहां तक पैक्ट किया, एग्रीमेंट किया कि सुभाष जिंदा या मुर्दा जब मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे। इतना बड़ा पाप, कितना बड़ा देशद्रोह। इन सत्ता के लालचियों ने इन सत्ता को बहुत जल्दी पाने की चक्कर में और अंग्रेजों के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड लीडर को सत्ता सौंपने के चक्कर में सुभाष का सौदा कर रहे थे ये काले अंग्रेज अंग्रेजों के साथ। लेकिन हमारे इस गौरवमय इतिहास में और पुरुषों का, महापुरुषों का सरल तरीके से, किसी भी तरीके से आने वाली पीढ़ियों को संदेश मिलता रहे, प्रेरणा मिलती रहे, उसको लेकर मैं जिस मिशन को लेकर चला हूं कि राजा दाहिर से, सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक, और अभी तो मैंने जो आरंभ किया हुआ है वीर मंगल पांडे से 1857 से 1947, वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। आज यद्यपि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर 8-10 भागों में, 8-10 एपिसोड के अंदर आपके सामने विषय रखूंगा, लेकिन आज के दिन मैं समझता हूं
जन्म दिवस के दिन इस महान आत्मा को, इस विलक्षण आत्मा को, इस विलक्षण व्यक्तित्व को, आइए कुछ उसके बाल्य जीवन से, प्रारंभिक जीवन से, जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं से आपको परिचय कराया जाए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे कई भाग के अंदर, कई एपिसोड के अंदर। सितंबर सन 1920, सितंबर सन 1920 का अंतिम सप्ताह कटक के वकील जानकीनाथ बोस अत्यंत प्रसन्न थे। क्यों? उनका लाडला सुभाष चंद्र आज आईसीएस की कठिन परीक्षा में 4th पोजीशन में पास होकर ऑल वर्ल्ड एग्जामिनेशन के अंदर, जो लंदन में होता था, और ये 2 महीने यहां से लेट पहुंचा था। पढ़ाई आरंभ हो चुकी थी, शिप लेट था, कुछ जाने में लेट था, ये नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पिताजी को इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए थे, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। और इसके स्वाभिमान को चुनौती देते हुए, सुभाष तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे दुनिया कहती है, बोलती है, लेकिन ये आईसीएस की परीक्षा पार करके दिखाओ ना जरा, बस परीक्षा पास करके दिखा दो, फिर जो तुम्हारे मन में आएगा वो करना। और सुभाष जानते थे कि मुझे उकसाया जा रहा है, परंतु पिताजी की ये बात भी कर दी जाए, ये सोचकर बहुत लेट हो चुके थे, कुछ शिप और लेट हो गया, और लंदन के अंदर आईसीएस की परीक्षा जो है आईसीएस की, उसमें 2 महीने लेट पढ़ाई शुरू करने वाले सुभाष आखिर परीक्षा में 4th पोजीशन में आते हैं। तो पिताजी भला जानकीनाथ बोस क्यों प्रसन्न ना हो? अभिमान के साथ सबको कहते थे, मेरा सुभाष बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। पहले तो इस परीक्षा में बैठने को उसका मन ही नहीं था, मैंने जबरदस्ती उसको तैयार किया, और फिर जहाज भी यहां से भी लेट और पहुंचा भी लेट। 2 महीने हर बाप को अपने औलाद पर, अपने संतान पर इस प्रकार का गर्व प्रसन्नता तो होती ही है। 2 महीने देरी से लंदन पहुंचा, और केवल 7 महीने की पढ़ाई के भरोसे उसने उत्तम यश प्राप्त किया। अब वो जिलाधीश बनेगा, डीसी बनेगा, कमिश्नर बनेगा, उच्च पद पाएगा। लेकिन जानकीनाथ ये सब कहते तो अवश्य थे, परंतु उनका मन कई प्रकार की आशंकाओं से गिर जाता था, भर जाता था। वो क्या थी? क्या सुभाष अंग्रेजी अधिकारियों से उनके नीचे, उनके सामने झुकेगा, उनके साथ काम करेगा, उनके अंडर काम करेगा? ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि सुभाष की प्रारंभिक बातें कुछ, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, वो जानते थे, वो समझ चुके थे कि ये बात ही कुछ और है, इसलिए वो विदेश भेज करके इसका थोड़ा दिल मन बदल जाएगा, वहाँ से टाई हैट और खूब सूट बूट के साथ और बड़ा ऑफिसर बनने की उमंग लेकर इसके अंदर वो आएगी, प्रेरणा जागेगी, ये बदल जाएगा। देशभक्ति का जो खुमार है, जो नशा है, जो जुनून है, वो सब ठीक हो जाएगा, ये बदल जाएगा। लेकिन ये सुभाष आ रहा है, सुभाष ये है, सुभाष वो है, पर मन ही मन में ये सारी बातें भी आ रही हैं। क्या वो अपने ध्येय को, अपने विचारों को बदलेगा? सुभाष के पूर्व जीवन के प्रारंभिक जीवन के कई प्रसंग जानकीनाथ बोस की आंखों के सामने एक रील की तरह घूम जाते। दोनों बातों के अंदर
लेकिन एक बाप के नाते गर्व और गौरव के साथ, प्रसन्नता के साथ उद्घोषणा भी करनी है कि मेरे इस पुत्र ने 4th पोजीशन प्राप्त की है। और दूसरी तरफ मन ही मन में ये डर कि वो वैसा ही होगा कि कुछ बदला होगा। अब जानकीनाथ तो ये सब कहते भी थे और उनके मन में आशंकाएं भी थीं, परंतु परंतु सुभाष के माताश्री प्रभावती देवी, जिन्होंने बड़ी मनौतियां मांग रखी थी, अरे वो आएगा, ऑफिसर बनेगा, शादी होगी, बहू आएगी और मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, ऐसा कई कुछ संजो के रखा हुआ था, बहुत बड़ी पे मिलेगी। हर माँ के मन में अपने बेटे के लिए ये सारी बातें थी ही थी। मैं बड़े ठाट बाट से उसका विवाह करूंगी, बड़ी शान से। परंतु क्या वह नौकरी करेगा? वह तो बचपन से ही स्वाभिमानी और बड़ा जिद्दी है। ये शंका माँ के मन में भी चल रही है। माता पिता के मन की आंखों के सामने सुभाष के पूर्व जीवन के अनेक चित्र साकार होने लगे, द्वंद्व चलने लगा। दोनों तरह की बातें, चूंकि सुभाष का वो प्रारंभिक जीवन देख चुके थे। सुभाष का जन्म कटक नगर में 23 जनवरी 1897 को हुआ। जब वे 5 वर्ष का हुआ तब उसे प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में एडमिट करा दिया गया, दाखिल करवा दिया गया। उस पाठशाला में अनेक अंग्रेज लड़के भी पढ़ते थे, मैक्सिमम। वे भारतवासी विद्यार्थियों को गालियां देते और उनको मारते। ये उस समय तक चल रहा था। एक दिन रिसेस के टाइम, हाफ टाइम, अंग्रेज बच्चे मैदान में खेल रहे थे। सब स्वदेशी विद्यार्थी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उस खेल को देख रहे थे। सुभाष ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा मन नहीं करता खेल खेलने को? लेकिन उन्होंने कहा, मन तो बहुत करता है, परंतु वे अंग्रेज लड़के हमें मैदान में नहीं आने देते। यह सुनकर सुभाष ने कहा, क्या ईश्वर ने तुम्हें हाथ नहीं दिए? क्या तुम गोबर मिट्टी के बने हो? निकालो बॉल, गेंद निकालो। बच्चे पहले तो कुछ झिझके, परंतु जब सुभाष ने गेंद उछाली तब सब दौड़ पड़े। अंग्रेज बच्चे उन्हें रोक ना सके। दो दलों में, दोनों में आपस में घमासान झगड़ा हुआ। भारतीयों ने अंग्रेजों को खूब पीटा, अंग्रेज बच्चों को। शिक्षक दौड़ पड़े, जो टीचर्स थे, प्राचार्य भी आए, सीटियां बजी, प्राचार्य ने कुछ समझाया, कुछ डांटा, सब अपनी कक्षाओं में चले गए। ठीक चौथे दिन अंग्रेज बच्चों ने योजना बनाकर हमला किया, आक्रमण किया भारतीय बच्चों के ऊपर। सुभाष के नेतृत्व में फिर उनकी खूब पिटाई हुई, ठीक ठाक पिटाई हुई अंग्रेज बच्चों की। प्राचार्य ने जानकीनाथ बोस, उनके पिताश्री को चिट्ठी लिखी, आपका पुत्र पढ़ाई में तो ठीक है, इंटेलिजेंट है, उत्तम है, परंतु वे गुट बनाकर मारपीट करता है, उसे समझाइए। ये लेटर लिखा उसके फादर को। पिताजी ने सुभाष को बुलाकर पूछा, भाई क्या है माजरा? पूरी घटना सुनाने के बाद सुभाष ने फिर पिताश्री को क्या बोला, अब आप भी प्राचार्य जी को चिट्ठी लिखें कि आप अंग्रेज बच्चों को समझाइए, यदि वे गालियां देंगे और मारेंगे तो हम करारा जवाब देंगे। पिताजी आप भी उनको चिट्ठी लिखिए। सन 1907 की बात है। सुभाष के मामा उसे कलकत्ता ले गए।
सुभाष की माता श्री ने अपने भाई को बोला, इस भूत का हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बाल्यकाल में, इस भूत का हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ से दूर ले जाओ, इस माहौल से निकलेगा तो ये देशभक्ति का जुनून जो है इसके अंदर, ये कुछ कम हो जाएगा, बड़े स्कूल, बड़ी शिक्षा, बड़े माहौल में जाएगा तो कुछ बदल जाएगा, इसको ले जाओ। मामा जी बड़े चाव के साथ कलकत्ता ले गए। 3 ही दिनों में वापस आकर मामा ने बहन से कहा, संभालो अपना लाडला। प्रभावती देवी ने पूछा, भाई क्या हो गया? और मामा ने क्या जवाब दिया? क्या नहीं हुआ वो पूछो। हमारे कलकत्ता पहुंचने के पूर्व पहले दिन एक सनसनीखेज वहां पर घटना हुई कलकत्ता में। अब ये बता रहे हैं मामा अपनी बहन को। 15 वर्ष के सुशील कुमार सेन ने एक हट्टे कट्टे अंग्रेज सार्जेंट को बहुत मारा। उसके एवज में उसकी सजा पब्लिकली किंग्सफोर्ड ने, जो उस समय वहां का ऑफिसर था, बाकियों को भी दहशत में लाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए कि कोई और हिम्मत ना करे, इस 15 वर्ष के विद्यार्थी सूर्य सेन को 15 बेंत मारने की सजा दी। लाठी से 15 बार उसको पीटा जाए पब्लिकली, ऐसा उन्होंने आके बताया। ये सब सुनकर, एक दिन पहले हो चुका था, ये सब सुनकर सुभाष ने एक ही जिद पकड़ी, मामा जी मुझे ना मिठाई खानी है, ना कपड़े लेने हैं, ना भोजन करना है, मुझे सबसे पहले सुशील कुमार सेन के दर्शन करने हैं। जहां सुशील कुमार को बेंत मारे जाने वाले थे वहां इसे ले गया। अभी दंड मिला था, बेंत भी मारे जाने थे, घोषणा हो गई थी और इसने सुन लिया था। ट्रेन में चर्चा हो रही होगी, इसके कानों में भी पड़ा होगा। वहां मैं इसे ले गया, भाई अपनी बहन को बता रहा है। चारों ओर भीड़ थी और उसे चीर कर सुभाष सबसे आगे जा खड़ा हुआ। हर मार के साथ सुशील कुमार तो गरजता था, बोलता था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इधर सुभाष काबू से बाहर हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे वहां से निकाल सका। लो संभालो इसे। इसमें तो आग, बिजली और तूफान तीनों का ही मिश्रण है, तीनों ही एकत्रित हो गए इसके अंदर। अरे बाप रे, एक चीज हो तो संभाले, आग, बिजली और तूफान, ये तो तूफान है, ये मेरे से नहीं संभलेगा। कलकत्ता से आने के बाद सुभाष चंद्र एक पुस्तिका में क्रांतिकारियों के चित्र चिपकाने लगे। नाना साहब पेशवा 1857 के वो महान क्रांतिकारी, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर आगे थोड़ा बड़े वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों के चित्र सुभाष के पुस्तिका में, कापी में चिपकाए हुए थे। और उस पर क्या लिखा था हर के पीछे? मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे ऐसा ही करना है और ऐसे ही मरना है। सुभाष एक बार जानकी नाथ के, यानी इनके पिताश्री जी के रिश्तेदार पुलिस अधिकारी उनके घर आए
उनके साथ उनके हाथ में बैठे हुए थे, सुभाष वहां नहीं थे, वो चित्र संग्रह है, वो कलेक्शन फोटोज की, क्रांतिकारियों की, उनके हाथ लगी और उसे जानकी नाथ को दिखाते हुए कहा, तुम स्वयं शासकीय पद चाहते हो, बच्चों के लिए ऊंची नौकरियां चाहते हो, और तुम्हारे घर में ये क्या पक रहा है, इसे घर में ना रखो, इस पुस्तिका को जला डालो सुभाष के आने से पहले। इस पुस्तिका को जला दिया गया। सुभाष के घर आने पर जब उसे ये पता चला, वह फूट फूट कर रोने लगा। 2 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। जनवरी सन 1909 में सुभाष चंद्र रहनशाह कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती हुआ। अब तक के यूरोपियन स्कूल में बंगला का नाम तक नहीं था। इस यूरोपियन स्कूल में बंगला नहीं पढ़ाई जाती थी। रहनशाह में बंगला भाषा आवश्यक विषय था, यानी जिन स्कूल्स में वो पढ़ा था वहां बंगला नहीं थी। अब इसके अंदर बंगला जो है, इस स्कूल में, कॉलेजिएट स्कूल में बंगला आवश्यक थी, आवश्यक विषय था। और जो 6 मंथ हाफ ईयरली परीक्षा होती है, उस परीक्षा के अंदर एक निबंध आया गाय का, गाय पर निबंध लिखिए। अब उस निबंध में चूंकि बंगला ये जानता नहीं था भाषा, 50-20 गलतियां थीं। दूसरे दिन शिक्षक ने चेक करने के बाद वो निबंध सारे बच्चों को सुनाया। सब लोग हंसे। ये फेल भी हो गया बंगला भाषा में, उस सब्जेक्ट में। यद्यपि शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु बच्चे हंसे भी और उसने सुभाष की इंसल्ट भी की, उन्होंने मजाक भी किया, टॉन्ट भी किया। उसने तुरंत ही फैसला कर लिया कि बांग्ला भाषा को अच्छी तरह से वो पढ़ेगा, और वार्षिक परीक्षा में बंगला में सबसे ज्यादा मार्क्स लिए। शिक्षक ने, टीचर ने उसे बहुत शाबाशी दी। इस विद्यालय में वैनी माधव नाम के एक ऋषि तुल्य शिक्षक थे। उनका जब तबादला हुआ तो इसको बड़ा दुख हुआ। उसके बाद भी इनका पत्र व्यवहार उस ऋषि तुल्य शिक्षक के साथ, जो बहुत प्रेरणा देते थे और सचमुच में सुभाष के अंदर विकसित हो रही देशभक्ति को वो और शेप देने की कोशिश करते थे। हाँ, उसी दिशा में बढ़ाने के लिए सुभाष को कुछ न कुछ डोज देते रहते थे, संस्कार देते रहते थे। यद्यपि ये बच्चा विलक्षण था और पूर्व जन्म से ही बहुत कुछ लेके आया था, लेकिन वो ऋषि तुल्य जो टीचर थे वैनी माधव, उनके जाने के बाद दुख तो हुआ, लेकिन पत्र के द्वारा सजीव संपर्क बनाए रखा। मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस के जितने भी एपिसोड बने उतने कम हैं, परंतु आज बाल्यकाल की इन 1-2 घटनाओं के बाद हम यहीं इसको समाप्त करेंगे भाग 1 के नाते। फिर भाग 2, 3, 4, 5 देखते हैं कितने बनेंगे। मेरी तो सोच थी कि मैं लास्ट में लूंगा सुभाष को, परंतु 2, 3, 4 भाग अभी लेकर उनके जीवन की वो विश्वव्यापी कीर्ति की घटनाएं किन किन को मिले, कैसे कैसे मिले, अज्ञातवास में नजरबंद जब वो थे किस वेश में निकले, कहां से होते हुए वो टर्की से कैसे यूरोप के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, किन किन उस समय के दुनिया के उभरते प्रसिद्ध नेताओं को मिले, और कैसे भारत में भारत के नागरिक जो वहां रह रहे थे। ये लंबी बहुत सारी बातें हैं। उनका जीवन
अनथक था, बहुत परिश्रमी था, सारे विश्व को स्तब्ध कर देने वाला, निस्तब्ध कर देने वाला, हैरान कर देने वाला ऐसा व्यक्तित्व, सबके लिए आकर्षित व्यक्तित्व, सबके लिए मोहक व्यक्तित्व। किन किन नारों के साथ, किन किन विचारों के साथ सुभाष आगे बढ़े, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। जय भारत।